अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज नज़ीर है और मैं करंटली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। Psychology has always been my passion, and relating psychology with spiritualism is quite a task because वो थेरेपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। आज जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो है 40 Rules of Love बाय एलिफ शफ़क़। एलिफ शफ़क़ के बारे में अगर बताते जाएं तो वो टर्की से बिलोंग करती हैं। शी वॉज़ बॉर्न इन फ्रांस इन 1970s और तकरीबन वो 50 अबव एज उनकी होगी करंटली। And she is quite vocal about what she says. She talks about the feelings of the women. When she was growing up, she was a daughter of a divorcee. तो उनकी ज़िंदगी में उनकी अम्मी और उनकी जो नानी अम्मी थी वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती। एलिफ शफ़क़ की अम्मी जो थी इंडिपेंडेंट खातून थी और उनकी जो अम्मी थी उनके जो मॉडर्न ख़यालात थे, और उनकी जो नानी अम्मी थी शी वॉज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वुमेन जो टर्किश कल्चर को बहुत ज़्यादा लेके चल रही थी। सो एनीवे, एलिफ शफ़क़ जो है उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ की हैं, लेटेस्ट स्टडी जो उनकी थी वो थी PhD इन पॉलिटिकल साइंस एंड शी हैड बी राइटिंग सिंस लॉन्ग ईयर्स। उनकी कुछ किताबें थी, 3 Daughters of Eve जो आइडेंटिटी के ऊपर बात कर रही हैं। उनकी किताब एक ऑनर थी, गेज थी। इसी तरह से बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन एक किताब जो 40 Rules of Love उन्होंने लिखी है वो उसका जो थीम है वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी सारी किताबों से। 40 Rules of Love जो उन्होंने किताब लिखी है वो बेसिकली उसके थीम्स जिस पे बात हो रही होती है वो डिवाइन लव के बारे में बात हो रही होती है। उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही होती है, सूफीज़म की बात हो रही होती है, एक कनेक्शन विद द गॉड की बात हो रही होती है कि उसमें कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सो बेसिकली इस किताब में जो एलिफ शफ़क़ ने लिखी है उसमें हम 3 तरीक़ों से जानेंगे कि व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट। एक है कनेक्शन विद गॉड कैसे पैदा होता है, दूसरा है एंड हाउ यू आर गोइंग टू लव गॉड, दैट लविंग रिलेशनशिप विद गॉड, एंड दैट लविंग रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ गॉड, एंड द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स। सो जब ये किताब का नाम आता है 40 Rules of Love तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट द रूल्स और टेक्निक्स दैट वुड बी नरेटेड इन दिस बुक, जो आम तौर पे आप टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। जबकि व्हेन यू एक्चुअली रीड इट एंड व्हेन आई रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत एस्टॉनिशिंग बात लगी थी कि इट वॉज नॉट अबाउट अ ह्यूमन लव, इट वॉज योर way to reach a human was also because of the connection you build with the God. So इसकी majorly themes जो हैं वो एक self exploration के भी हैं, एक इंसान को self journey के ऊपर भी लेके जा रहे होते हैं इसकी teachings, और इसके अलावा it's about the connection with the divine God, so you understand what are the teachings of divine God जो इस किताब में डिस्कस की हुई है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किताब बहुत कमर्शियल है, तो वो डेफिनेटली क्योंकि राइटर इज़ अ कमर्शियल राइटर एंड लिटरेरी सर्कल्स में भी शी हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग हर व्यूज़ एज वेल। जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट टेड टॉक्स में भी ग्लोबली 2 दफ़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए भी हैं, एंड शी रिप्रेजेंट्स वुमेन एज वेल। सेकेंडली एक और चीज़ आती है कि जो एलिफ शफ़क़ है वो कहती हैं कि टर्की में 85% ऑफ द वुमेन आर द रीडर्स ऑफ हर बुक्स, एंड वो ही ज़्यादा पढ़ रही होती हैं, वही रिकमेंड कर रही होती हैं बाकी अपने ज़िंदगी में मर्दों को भी कि उनकी किताबें पढ़ें। 40 Rules of Love के प्लॉट में अगर बात करें तो एलिफ शफ़क़ ने एक यूनिक तरीके से किताब लिखने की कोशिश की है, और उसमें यह है कि देयर इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो जब आप नावल पढ़ रहे होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट द नावल दैट 40 Rules of Love है उसके अंदर, बल्कि एक और नावल है। अब वो इस तरह से होता है कि इसमें एक कैरेक्टर आते हैं जो करंट टाइम के होते हैं, जिसमें एक एला है। एला तकरीबन 30s और लेट 30s की एज की एक खातून होती हैं who has a perfect life, a perfect husband, land, property, luxury, and 3 children who are working very fine, who are healthy. और फिर भी उसकी ज़िंदगी में एक void रहता है, एक कमी रहती है, and what she does is कि वो स्टार्ट करती है as associate editor, और वो किताब उसको जो मिलती है जिसको उसने एडिट करना होता है, वो जो पढ़ रही होती है वो एक बंदे ने लिखी होती है जिसका नाम होता है अजीज़। एला जो एज ए एडिटर जो किताब पढ़ रही होती है स्वीट ब्लेस्फेमी, वो अजीज़ ने लिखी होती है।
उस एक जो स्टोरी होती है बेसिकली वो स्टोरी पूरे नावल में बताई गई होती है, और वो स्टोरी 13th सेंचुरी की बात होती है, जिसमें उसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं उसमें रूमी आता है, उसमें शम्स ऑफ तमरेज़ आता है, उसमें और बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन जो लव स्टोरी होती है वो बिटवीन जो 40 रूल्स ऑफ लव बता रहे होते हैं वो बेसिकली शम्स बता रहा होता है, और वो अपनी जर्नी में जो वो रूमी की तरफ जा रहा होता है उसमें बहुत सारे लोग उसको ज़िंदगी में मिलते हैं और उनको 40 रूल्स ऑफ लव बता रहा होता है। सो जब एला ये किताब पढ़ रही होती है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो वो ईमेल्स के थ्रू अज़ीज़ से बातें स्टार्ट कर देती है। और एला क्योंकि करंटली दुनियावी ज़िंदगी में जिस तरह की मुश्किलात का सामना कर रही होती है, वो अपने मुश्किलात के बारे में बहुत ज़्यादा अज़ीज़ से पूछने लग जाती है ईमेल्स के थ्रू, एंड दे देन स्टार्ट हैविंग अ कनेक्शन एज़ वेल। और अज़ीज़ बिल्कुल उसी तरह से एला को गाइड कर रहा होता है जैसे शम्स जो है वो रूमी को गाइड कर रहा होता है। सो बिल्कुल एक मिरर इमेज की तरह से एला और अज़ीज़ की स्टोरी होती है जैसे रूमी और शम्स की स्टोरी होती है। लेकिन शम्स और रूमी की स्टोरी बहुत सिंपल नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे पहलू आते हैं। एला और अज़ीज़ की स्टोरी तो एक ईमेल्स में चल रही होती है जिसमें एला उससे किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई बात कर रही होती है, जैसे वो चाहती है कि उसकी जो बच्ची है उसकी शादी हो जाए, एंड देन अज़ीज़ कोई ना कोई ऐसा जवाब देता है जो बहुत ज़्यादा हैरानकुन होता है एला के लिए। सो वो चाहता है कि वटेवर अज़ीज़, क्योंकि उसने किताब लिखी होती है जिसमें रूमी और तमरेज़ की बात, शम्स ऑफ तमरेज़ की बात होती है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से डिवाइन लव को और गॉड को, उसकी टीचिंग्स को समझता होता है। तो वो उसको बहुत सारे पॉइंट्स पे कहता है कि वन नीड्स टू हैव अ प्योर हार्ट, और फिर आपको अपने दिल से ही जानना चाहिए खुदा को भी। एंड मोर ओवर वो उसको कहता है कि वाई वन हैज़ टू हैव अ कंट्रोल इन लाइफ, जो अपनी बेटी की ज़िंदगी में वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। सेकेंडली फिर एला एक दफ़ा उसको कहती है कि मैं 40 साल की हो गई हूँ, तो मुझे ज़िंदगी यू कैन से ब्लर लग रही है, या बहुत मुश्किल लग रही है कि अब ज़िंदगी में कुछ है नहीं जो मैं करूँ। तो वो उसको बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं कि 40 साल का होना जो है वो मतलब 40 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। 40 साल की उम्र में ही प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में रेवोल्यूशंस आई थी, 4 रेवोल्यूशंस आई थी। 40 साल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। 40 साल का जब 40 दिन होते हैं, 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 दिन जब होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको प्रिपेयर होने में फॉर द वर्ल्ड और फॉर द अर्थ 40 दिन लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे 40 नंबर, 4 का नंबर की सिग्निफिकेंस बता रहा होता है। मोर ओवर जब ये साथ साथ स्टोरी चलती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो शम्स की स्टोरी स्टार्ट होती है, और ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हो रही है दोनों इस किताब में। पहले एक चैप्टर आता है एला का, और जिसमें ईमेल पे बात हो रही होती है अज़ीज़ के साथ। उसके साथ साथ फिर जो सारे चैप्टर्स आ रहे होते हैं वो 13th सेंचुरी के चैप्टर्स आ रहे होते हैं, और साइमल्टेनियसली दोनों स्टोरीज चल रही होती हैं। अब शम्स की बात आती है तो शम्स बेसिकली बहुत एक लीन पतला सा इंसान होता है दिखने में, लेकिन उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल अलग थलग रहता है और ज़्यादा खाता पीता नहीं है, बहुत मामूली सा खाता है, और कभी उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, कभी उनके बाल बहुत छोटे हो जाते हैं। एंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू और फाइंड इज़ दैट लेवल ऑफ कनेक्शन विद गॉड, जिसमें डिवाइन रेवोल्यूशंस यू कैन से वो समझता है कि उसको होंगी, या फिर इट इज़ लाइक दैट कि उसका कनेक्शन इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा गॉड के साथ, जिसमें ही वुड हैव देन एनलाइटमेंट। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऐसा होता है, उसके ऊपर बहुत सारा नॉलेज खुलता है खुदा का, और वो बेचैन हो जाता है कि अब वो नॉलेज किसको दे। तो वो फिर निकल जाता है अपने घर से, और वो ढूंढना चाहता है लोगों को, उस एक शख्स को, लोगों के थ्रू गुजरते हुए एक शख्स को ढूंढना चाहता है, जहाँ पे वो शख्स एक मिल जाए जो उसका जो मैसेज है उसको मिल जाए, वो उसका जो है मेंटी बन जाए, और वो मेंटोर बनना चाह रहा होता है किसी शख्स का, जो नॉलेज है वो दुनिया में फैलाए, और जो खुदा का पैगाम है वो दुनिया में फैलाए। तो इसी सिलसिले में वो जब निकलता है तो उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, और एक जगह पे जब पहुंचता है बगदाद में आई थिंक, और एक बंदा होता है वो उसको मिलता है, और वो कहता है कि वाई डोंट यू ट्रांसफ़र नॉलेज टू मी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी योर फॉलोअर। तो
उसको जो बंदा मिलता है वो उसको कहता है कि मुझे टीच करो, मुझे बताओ कि हाउ कैन बी योर फॉलोअर। तो शम्स उसको कहता है कि तुम ऐसा करो कि बेसिकली वो जो शख्स होता है वो ऑलरेडी उस तरह के प्रिंसिपल्स पे जा रहा होता है जहाँ पे नफ्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा सिखाया जा रहा होता है, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा तरबियत ऐसी हो रही होती थी जिसमें सूफ़ीज़ बनाए जा रहे होते थे, जिनकी तरबियत ऐसी होती थी कि नफ्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और उनसे जो लोग स्पिरिचुअल गाइड के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे होते थे, जो वेट कर रहे होते थे, तो उनका ख्याल रखना, उनकी खाने का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना, तो डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से वो डिफरेंट काम उनको दे रहे होते थे। तो वो कर रहा था, लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसने शम्स को कहा कि तुम जो है मुझे जो है फॉलोअर बना लो, तो वट एवर टीचिंग यू आर गोइंग टू गिव मी आई विल फॉलो दैट। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा करो, तुम जो है शराब पीकर आ जाओ और जो है ना और फिर मतलब ड्रिंक करके यू हैव टू बी इन द मार्केट। तब वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करने लग जाएंगे। तो इस पॉइंट पे वो कहता है शम्स के दरवेश कभी ऐसा नहीं होता कि वो इस बात की परवाह करे कि लोग उसको जज कैसे कर रहे हैं, उसको ये परवाह नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। सो इस पॉइंट के बाद वो आगे मूव कर जाता है, ठीक है। और जाते जाते उसको पता चलता है बगदाद से निकलते हुए वो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है सीरिया में भी कि कहाँ उसको अपना एक फॉलोअर मिलेगा जिससे, और क्योंकि वो टेस्ट भी करता है शम्स कि लोग इस काबिल हैं, कोई इस काबिल है कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो जाते जाते उसको पता चलता है कूनिया में एक शख्स है। तो कूनिया में रूमी के पास जाने से पहले वो उसके पास 3 लोग और आते हैं, और वो उनको भी वो गाइडेंस के लिए यू कैन से आते हुए, लेकिन वो उनका सामना उनके साथ होता है। जब वो कूनिया में एंटर होता है तो बिफोर मीटिंग रूमी वो 3 लोगों से मिलता है, और उन 3 लोगों में जो स्टोरी होती है जिसमें एक होता है एक हसन द बैगर। अब हसन द बैगर की स्टोरी ये होती है कि वो हसन उससे बाद जब बातचीत कर रहा होता है तो वो कहता है कि मैं, और उसको एक बैक्टीरियल डिजीज़ भी होती है जिसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हुई होती है। तो वो शम्स को कहता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो लोग देखना भी पसंद नहीं करते, बात करना भी पसंद नहीं करते और हकारत की नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन जब उनको जुम्मे वाले दिन या रमज़ान में खैरात देनी होती है या सदका देना होता है तो वो मुझे ढूंढते हैं और वो तलाश करते हैं, और वो कभी कभी वो नज़रें भी नहीं मना रहे होते, लेकिन उस टाइम के लिए वो ढूंढ रहे होते हैं मुझे। तो वो बात बहुत एस्टॉनिशिंग बात होती है जो एक बेगर द हसन बता रहा होता है उसको। वो जो हसन द बेगर का सवाल होता है कि इस तरह से लोग जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं मुझे, और मैं ज़रूरत का तब होता हूँ जब उनको सदका देना होता है, जब उनको कोई दुआ करनी होती है। अब वो ये भी सवाल करता है कि खुदा उन लोगों को लगता है कि मैं खुदा के बहुत ज़्यादा करीब भी हूँ, इसलिए वो मुझे दुआ का कह रहे होते हैं। तो इसी बात पे जो है आगे चलते हुए शम्स ये बात करता है दैट इट इज़ ईजी टू लव अ परफेक्ट गॉड अनबैलिश्ड infallible that he is. What is far more difficult is to love fellow human beings with all their imperfections and defects. Remember, one can only know about what is capable of loving. There is no wisdom without love. Unless we learn to love God's creation, we neither truly love nor truly know God. So इस बात से अंडरस्टैंडिंग यही क्रिएट हो रही होती है दैट वन हैज़ टू लव गॉड। हम खुदा को तो प्यार कर सकते हैं अगर उसकी इम्परफेक्शंस के साथ भी, उसी तरह से इंसानों को भी उनकी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्टेंस और प्यार ज़रूरी है, रादर देन जजिंग देम एंड हैविंग एनी बाइस इन आवर लाइफ्स। उसके बाद अनदर कैरेक्टर कम्स अप जो सलमान द बेगर, सलमान द ड्रंक है। सो बेसिकली वो एक यू कैन से पब में बैठे हुए ड्रिंक कर रहा होता है, और उसकी बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही होती है जो उस जगह का ओनर होता है, और उसको मना भी कर रहा होता है इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने से, और वो क्योंकि एज अ दोस्त भी कह रहा होता है। जब वो शम्स से मिलता है तो वो शम्स को कहता है कि मस्जिद में जाना मेरे लिए मना है क्योंकि मैं ड्रंक हालत में जा नहीं सकता। सेकेंडली जो रिलीजियस लोग हैं वो अपने आप को रिलीजियस होने की वजह से इतना ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं कि वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डेविएंट समझते हैं, या हम लोगों को ऐसा समझते हैं कि जिस पे रिलीजन नहीं है, जिसके दिल में खुदा नहीं है।
तो उस बात पे शम्स जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है कि जो आपका दिल है वो प्योर होना चाहिए, जिसकी वजह से खुदा दिल में होता है. इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड गॉड आउटसाइड आवर बॉडी और आउटसाइड इन द वर्ल्ड. God is inside our hearts. Even if your deeds are somewhat deviant, but it is God who is going to judge that, not the human beings around. तो लोगों की जजमेंट की बजाय खुदा जज कर रहा होता है. तो जब खुदा जज कर रहा है तो इंसानों को जज करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सेप्टेंस हर इंसान को देने की ज़रूरत है. और उसमें ये भी बात हो सकती है. उसके साथ साथ अगले कैरेक्टर जो मिलता है शम्स, और वो कैरेक्टर होता है हरलोट का, जो यू कैन से प्रोस्टिट्यूट होती है, जो प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज होती है, और उसको भी बहुत हकीर नज़र से देखा जा रहा होता है. और वो कहती है कि अगर मैं मस्जिद जाती हूँ तो मस्जिद में कैसे जा सकती हूँ, लोग मुझे जज करेंगे. तो उस पॉइंट पे शम्स जो बात करता है, जो एक रूल है, और उस बात का क्रक्स ये है कि अगर आप अपने आप को ही डिसओन करेंगे या डिसरिस्पेक्ट शो कराएंगे, अपने आप को ही ओन करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो लोग भी नहीं करेंगे. सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ सो दैट अदर पीपल वुड रिस्पेक्ट यू, एंड देन वन कैन इवन गो टू मॉस्क इन हर केस. उसके आगे जाते हुए शम्स को रूमी का पता चल जाता है कि जो रूमी है वो कूनिया में ही है, और कूनिया में वो हर बार ख़िताब देने आता है हर जुम्मे को, और उसकी टॉक चल रही होती है. बहुत सारे लोग जो हैं उसकी बातें सुनने आते हैं, और वो हमेशा जब आ रहा होता है वाइट घोड़े पे आ रहा होता है, तो लोगों की भीड़ उसके पीछे जमा होती है. सो उसी सिलसिले में उस दिन जब मिलना होता है उसने रूमी से, तो उससे एक रात पहले वो सारा कुछ रिवाइज़ कर रहा होता है कि वो ड्रंक से मिला, वो एक बैगर से मिला, एक प्रोस्टिट्यूट से मिला. और उसके बाद अगले दिन जब वो जाता है तो वो देखता है कि रूमी के आसपास बहुत सारे लोग हैं. तो वो ना एक सवाल पूछता है उससे, और सवाल होता है कि किसका प्याला ज़्यादा भरा है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का या फिर एक सेंट का. तो वो रूमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वो बहुत ज़्यादा चौंक भी जाता है, और वो कहते हैं कि ये सवाल कैसा है, और बहुत सारे लोग देख भी रहे होते हैं, और वो इम्तिहान भी होता है एक नॉलेज का. तो आगे से जवाब यही आता है कि प्रॉफिट का. तो उस बात पे शम्स कहते हैं कि जाहिर सी बात है, वो इसलिए कि जिसका प्याला ज़्यादा भरा होगा उसके पास ज़्यादा नॉलेज आएगा, उसको ज़्यादा नवाजा जाएगा नॉलेज के साथ. और प्रॉफिट्स तो चूज़न होते हैं, तो उनका प्याला ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा भरा होगा, ज़्यादा नॉलेज उनके पास होगा एज़ कम्पेयर टू सेंट्स. तो वहाँ से ये समझ आती है रूमी को कि ये वो टीचर हो सकता है उसका. और शम्स को समझ आती है कि वो जवाब उसने सही दिया होता है कि यही वही मेरा फॉलोअर हो सकता है जिसकी उसको तलाश थी. अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि रूमी की एक कोट बहुत ज़्यादा बताई गई होती है कि व्हाट यू सीकिंग इज़ ऑल्सो सीकिंग यू. तो रूमी के पास 40 दिन तक एक ख्वाब आता है उनको बिफोर मीटिंग शम्स, और वो ख्वाब में ये होता है कि एक कैंडल्स होती हैं, बंच ऑफ कैंडल्स होती हैं, और उससे रोशनी निकल रही होती है, और डिफरेंट गेट्स होते हैं. तो वो जब करीब जाके देखते हैं, वो तो जो है ना कैंडल्स नहीं होती हैं, वो उंगलियां होती हैं, और वो उंगलियां से रोशनी निकल रही होती है, और वो उस इंसान की होती है जो बहुत लीन सा होता है, और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो वही शख्स होता है जो शम्स होता है. तो फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है शम्स का और रूमी का, और बहुत अरसा तक वो इकट्ठे बैठ के खुदा को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं. और इस सिलसिले में कुछ और लोग होते हैं ज़िंदगी में उनके, जो अलादीन है. वो अलादीन बेसिकली बेटा होता है रूमी का, और वो जब ये सुनता है कि उसके अब्बू को इस तरह से सवाल किया गया सबके सामने, तो वो कौन शख्स है. उसके बाद कीमिया एक बेटी होती है जो 12 साल की तकरीबन होती है, वो स्टेप डॉटर होती है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया होता है रूमी ने. एंड देन कीरा जो है वो उनकी वाइफ होती हैं. आइदर यू कॉल इट कियारा और कीरा बोलें, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन. वो भी उनके साथ साथ चलती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन रूमी एंड शम्स बिकम्स टू स्ट्रॉन्ग दैट उनको जुदा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है. और साथ साथ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे डिस्कस, और उसी में नफ्स
डिफरेंट लेवल्स ऑफ नफ्स की भी बात हो रही होती है जिसमें वो साथ हैं, और नफ्स के साथ किस तरह से कंट्रोल पैदा किया जा रहा होता है वो इस किताब में पेज नंबर 165 के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें डिप्राइव्ड नफ्स की बात हुई है, एक्यूजिंग नफ्स की बात हुई है, इंस्पायर्ड नफ्स की बात हुई है, सीरीन नफ्स की बात हुई है, प्लीजिंग नफ्स की बात हुई है। अब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन अ लीनियर फॉर्म जाएगी, एक नफ्स से आप दूसरे पे जंप करते हुए हायर स्टेटस पे नहीं एकदम से पहुंच जाते, ना ही ये एक लीन पाथ है, जबकि इस पाथ में बहुत सारी रुकावटें मुश्किलात आती हैं। हो सकता है कि आप थर्ड लेवल ऑफ नफ्स पे पहुंचने के बाद दोबारा फॉल बैक कर जाएं बिकॉज ऑफ द ट्रायल्स दैट आर गिवन टू यू इन योर लाइफ, बिकॉज जिनका लेवल ऑफ नफ्स बहुत बेहतर होने लग जाता है और वो नए लेवल्स पे पहुंचने लग जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उनका मुश्किल ट्रायल भी इस दुनिया में होता है। तो वहाँ पे फॉल बैक भी करते हैं लोग और मूव फॉरवर्ड भी करते हैं। इसके साथ साथ इनिशियली इस किताब में बताया गया है कि जो कुरान की टीचिंग्स को पढ़ने के लिए देयर आर 4 लेवल्स और हर इंसान उस लेवल्स पे नहीं समझ सकता। नॉर्मली इंसान जो है वो बातिन को समझता है, जो आउटर लुक है, उसके बाद जो इनर लुक है, इनर टीचिंग्स हैं, और फिर इनर है, और उसके बाद एक और जो फोर्थ लेवल है, फोर्थ लेवल वो है जो सिर्फ प्रॉफिट्स जानते हैं या फिर बहुत क्लोज वंस ऑफ द गॉड। So even understanding Quran has 4 levels, or not everybody is able to reach that. Normally human beings can reach up to, you can say, second, और बहुत saints सूफीज़ होंगे तो मे बी थर्ड तक पहुंच सकते हैं, as it is written in this book. So रूमी और शम्स की स्टोरी चलती जाती है आगे, और जो कैरेक्टर्स हैं जिसमें उनकी स्टेप डॉटर हैं, उनकी वाइफ हैं और उनके जो बेटे हैं, उनके रोल आगे नज़र आते जाएंगे। एंड एंड पे क्या होता है कि जब शम्स की डेथ होती है तो रूमी फील्स अ लॉट ऑफ वॉइड इन हिज लाइफ, एंड देन वहाँ पे ये भी होता है कि रूमी पहले शायरी नहीं करते थे, ना वो डांस करते थे, लेकिन उसके बाद ही इंडल्ज इनटू राइटिंग पोइट्री। पोइट्री के अलावा ही ऑल्सो क्रिएट अ कनेक्शन विद गॉड थ्रू डांस एज वेल। जो कूनिया में हर साल दिसंबर में फेस्टिवल मनाया जाता है रूमी का, जिसमें वो रक्स होता है। मोर ओवर ये जो किताब है इसमें 40 रूल्स ऑफ लव जो बताए गए हैं, बेसिकली आपको सेल्फ एनलाइटमेंट के बारे में बताया गया है, क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद गॉड के बारे में बताया गया है। तो ये बुक उन लोगों के लिए रिकमेंड की जा सकती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है सेल्फ जर्नी का, अपने आप को जानने का, खुदा के बारे में जानने का, यूनिवर्स के बारे में जानने का। when they are feeling there is certain void in their life and they feel that there is certain purposelessness in their life, so I would really recommend it to people who feel that they are going through existential nihilism, or people who feel that they need something more from the book or from some literature that would guide or open some channel of knowledge to you. So I think this is one gateway to opening up a channel of Sufism for some people, or trying to understand a better or a larger perspective in life. So ये उन सारे लोगों के लिए रिकमेंड की जाती है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल बुक समझी जा रही होती है, लेकिन एंड इट इज़ वेरी इजी टू रीड एज वेल, क्योंकि इट्स लाइक इट्स कनेक्टिंग यू विद द ऑथर एंड 12th सेंचुरी में लेके आपको जा रही होती है। मोर ओवर इसको पढ़ते हुए आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान पाक भी समझ आने लग जाती है। इसको पढ़ते हुए आप जो है रूमी की पोइट्री को समझ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन explore a lot of things. Thank you GCU Book Club for inviting me to view a book. Thank you a lot.